तो किसी ने बोला कि आई थिंक मुस्कान ने बोला कि सर आप प्योरली आप इंग्लिश में मत पढ़ाइए। तो प्योरली इंग्लिश में मैं पढ़ाता नहीं हूँ। चीज़ों को हम हिंदी में समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप अपनी बुक्स वगैरह आप लेके बैठिए, जिसको भी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में, लैंग्वेज का जिसका भी बैरियर है, अपनी बुक्स वगैरह आप लेके बैठिए साथ में, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस वर्ड का क्या मतलब है। राइट, कंप्लीटली मैं हिंदी में नहीं जा सकता, बिकॉज मैंने जो भी जितनी भी साइंस पढ़ी है वो इंग्लिश में ही पढ़ी है, स्पेशली केमिस्ट्री। तो सबसे पहली चीज आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरे वर्ड का तोड़ लेते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? जो न्यूक्लियस प्यार लविंग, करे। नेगेटिव क्या रहे? चार्ज वाला। न्यूक्लियस लविंग सर। न्यूक्लियस लविंग, वेरी गुड। जिसको न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियस पसंद हो वो है न्यूक्लियोफिलिक। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, राइट। फिर है रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो किसी चीज को रिप्लेस कर देगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके। तो ये कुछ एग्जांपल है कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। अभी हम आते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस टाइप की हो सकती है, राइट। तो सब इसमें मेनली दो मैकेनिज्म होते हैं। और इसमें पहला मैकेनिज्म है कि सिंगल स्टेप में होता है, राइट। सब कुछ सिंगल स्टेप में होता है। जब सब कुछ सिंगल स्टेप में होता है तो उसे बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? SN1 और SN2। SN2 वाई मीन्स ये एक ही स्टेप में हो रही है एंड इसका नाम SN2 है। सर SN1 में सर कार्बोकैटायन बनता है। SN1 में इसमें कार्बोकैटायन बनता है। यस सर। और SN2 में सर डायरेक्ट सर एक आता है और सर उसके साथ दूसरा निकल जाता है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पहले देख लेते हैं। पहले एक ही स्टेप में किसी रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा किसी चीज को रिप्लेस कर देगा, किसी को मॉलिक्यूल को या किसी एटम को हटा के खुद वहां पर लग जाएगा, राइट। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं ये प्रोसेस किस किस फॉर्म में हो सकता है। पहला हो सकता है कि एक स्टेप में हो जाए। जब कोई भी चीज एक स्टेप में होगी, इसका मतलब क्या है कि दो चीज एक साथ टकरा रही हैं, उसके बाद में एक स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो SN2 में जहाँ पे हम देखते हैं ना SN2, तो S से होता है सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक, और 2 मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर, यानी कि दो मोलिक्यूल जो है, राइट, दो मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल्स के वो इन्वॉल्व हैं, जो कि एक साथ अटैक करेंगे एक दूसरे पे, या फिर एक दूसरे पे अटैक करेगा, जो कि एक ही स्टेप में जो है रिप्लेसमेंट का काम कर देगा। इतनी बात आई समझ में? सर ठीक। एक स्टेप में चीज होगी, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तभी एक बार में हो सकता है, राइट, एक ही स्टेप में कोई चीज। और दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि पहले एक कुछ काम करे फिर दूसरा कुछ काम करे, राइट। तो जब ये होता है तो दो स्टेप में होता है, राइट। तो उसे बोलते हैं SN1। वन का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है एक बार में काम कर रहा है, या फिर उसमें इसको हम स्पेसिफिकली अगर बोलें तो फिर जो कि हमारा RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें सिर्फ एक ही जो है मॉलिक्यूल जो है उसमें काम करता है। तो फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल काम करेगा और उसकी ही कंसंट्रेशन पे जो है जो हमारा रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करेगा, राइट। अब बात आती है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और फास्ट स्टेप होते क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वो दो तरह से हो सकती है। एक होगी बिल्कुल आराम से होगी, स्लो प्रोसेस होता है। एक होता है फास्ट प्रोसेस। फास्ट मीन्स लाइटनिंग फास्ट। ओके। तो जब कोई भी रिएक्शन एक फास्ट स्टेप से होती है, लाइटनिंग फास्ट होती है, तो हम हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट अभी है नहीं कि वो उसको
लाइक मेजर कर सकें उसकी रेट को। लाइटनिंग फास्ट चीजों को हम मेजर अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना रेजोल्यूशन वाली मशीन्स नहीं है। ठीक है, जब हम उसको किसी एक फास्ट ऐप को हम बता नहीं सकते वो किस रेट से हो रहा है, मतलब कि हमने मशीन लगाई हुई है, एक पल में रिएक्टेंट था और दूसरे पल में हमें प्रोडक्ट मिल चुका है, हमें ये भी नहीं पता कि वो किस किस डायरेक्शन से हुआ होगा। ठीक, हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकली या फिर हम थियोरेटिकली हम जो है उसका प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बट एक्चुअली हमें उसको नहीं पता। जब कोई चीज बिल्कुल फास्ट होती है तो उसका हमें अंदाजा नहीं होता है, तो इसलिए हम उस पर जो है रिलायबल नहीं हो सकते, राइट। जैसे कोई भी चीज है वो इतनी फास्ट हो रही है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम उसको जो है अपनी स्टडीज में नहीं रखते। ओके, तो उसका ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो एक्चुअली में उसमें आ जाता है, काइनेटिक्स में आ जाता है। काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, राइट। कि कभी कभी होता है कि हम थोड़ा ज्यादा पानी ले लें या थोड़ा ज्यादा हम अल्कोहल ले लें तो रिएक्शन बढ़ जाती है या घट जाती है, राइट। जब ये होता है इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा है, उसके ऊपर रिएक्शन जो है डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो जब भी किसी चीज की या किसी केमिकल की कंसंट्रेशन पे, अमाउंट पे या मात्रा पे कोई रिएक्शन डिपेंड करती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है। अब बात क्या आती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता क्या है। कोई रिएक्शन हो रही है और वो उसका कोई एक ऐसा स्टेप हो सकता है, या लाइक एक स्टेप में कोई भी रिएक्शन होगी। आप ये सोचिए, एक स्टेप में कोई भी रिएक्शन हो रही है, अब वो स्लो हो या इतनी ज्यादा या वो फास्ट हो, ठीक है, उससे हमें क्या लगता है, उससे हम ऐसा कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, राइट। अब आप ये बताइए कि कोई एक ही स्टेप में कोई काम खत्म हो गया, तो आप क्या उसमें ये बोल सकते हो कि हाँ, अगर ये नहीं होता तो भी इसी स्पीड से काम होता, अगर कोई केमिकल बी नहीं होता तो भी इसी स्पीड से काम होता। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, बताइए। सिंपल लॉजिक, दोबारा बता देता हूं। अगर कोई एक काम ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, राइट, ए बी के साथ मिलके सी बना रहा है और वो बहुत ही फास्ट हो रहा है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ए को निकाल दूं या ए को कम कर दूं तो भी स्पीड जो रिएक्शन की स्पीड है इसी तरीके से रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। या मैं बी को 1000 गुना बढ़ा दूं तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नो सिंपल सर। लॉजिक, नो सर। नहीं कह सकते, वेरी गुड। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आ, मेरी क्लास में तो कम से कम गलत आंसर देने से मत आप हेजिटेट हुआ करो, दे दिया करो। गलत है कोई बात नहीं, क्या हो गया, सीखने के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो अब एक प्रोसेस जो इतनी स्पीड में हो रहा है हम कह नहीं सकते, राइट। एक एक कार जा रही है, वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर 4 लोग बैठे हैं, अगर एक पर्सन को हम जो उसमें से निकाल देते तो उसकी स्पीड घट या बढ़ जाएगी। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, राइट। ठीक है, तो हम ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो इसलिए जब ऐसा प्रोसेस होता है, जब एक ही टाइम पे सारा काम हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो हम कहते हैं कि अब गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी की स्पीड भी, गाड़ी का खुद का वेट और उस गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं उन सबका वेट, ठीक है, सब कुछ मैटर करेगा, तब उसकी स्पीड इतनी है, हम ये मान लेते हैं जनरली। ठीक, तो जब हम ये मान लेते हैं तो जो हमारा बायमोलिकुलर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी कौन सी है, SN2। तो 2 में क्या होगा, 2 यानी कि 2 SN2। मॉलिक्यूल है। हाँ, 2 मॉलिक्यूल हैं, वो आके एकदम से रिएक्शन कर जाएंगे और एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना देंगे, राइट। तो हम इसी को ही RDS मान लेते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हालांकि जब ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है तो हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, माइंड इट, राइट। वो मतलब कि अलग चीज है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप। कोई चीज जब स्लो होती है तभी तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, राइट। एक कार बहुत स्पीड से आपके सामने से निकल गई, आपको पता नहीं चलेगा वो कौन सी कार थी, राइट। उसकी नंबर प्लेट पे क्या लिखा था,
उसमें कितने लोग बैठे थे। बट अगर एक कार बिल्कुल स्लो जा रही तो आप उसको पूरी तरह ऑब्जर्व कर सकते हो, हाँ इस कार का नाम ये है, इसकी नंबर प्लेट पे ये लिखा है, इसमें इतने पर्सन बैठे हैं। ये तो क्लियर है? यस सर। ठीक है। जब हम किसी यस सर। अब हमको ये तो पता चल गया कि हम स्लो स्टेप को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम उस स्लो स्टेप को ऑब्जर्व करते हैं, उस स्लो स्टेप को बोलते हैं RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब उस रेट को, उस रिएक्शन की रेट को जो डिटरमाइन कर रहा है वो स्टेप है। यानी इस स्टेप से पता चलेगा कि रिएक्शन किस रेट से चलेगी। ठीक। अब हम याद रखेंगे कि जिस भी स्टेप, जो भी RDS होगा, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, कि जिस स्टेप से रेट डिटरमाइन होगी रिएक्शन की, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब हमारे डिपेंड, उस उनकी जो अमाउंट होगी, उनकी जो मात्रा होगी, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा हमारी रिएक्शन की रेट पर। ठीक। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है। ठीक। जो रेट जो बिल्कुल स्लो होगा, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर उसमें जितनी भी चीजें होंगी, राइट, तभी हम बता सकते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन पे। जैसे मैंने बताया, अगर गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही है, अगर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितने लोग बैठे हैं उसके अंदर, तो हम कह सकते हैं हाँ इसमें 4 लोग बैठे थे। हाँ, हो सकता है कि अगर 5 बैठा दे तो स्पीड कम हो जाए, और है ना, ऐसे क्या बोल सकते हैं, या फिर कुछ और बोल दें कि कम कर दे तो ज्यादा स्पीड हो जाए। हम ऐसा एक लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ कार का वेट इतना है, इसको बढ़ा दें तो स्पीड कम हो जाएगी, घटा दे तो कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हम वहां पे तब उस टाइम को लॉजिक हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो एक ही साथ में कार का वेट और एक ही साथ में उन पर्सन का नंबर, कि कितने लोग कार में बैठे हैं, ये दोनों ही हम उस टाइम पे हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों चीज मैटर करेगी। ठीक। जब वो दोनों चीज मैटर करती है तो हम समझ जाते हैं कि दोनों रिएक्टेंट्स, उनका नंबर, उनका कंसंट्रेशन, उनकी मात्रा जो है जरूरी है कि ये बताने के लिए रिएक्शन कितनी तेज होगी। तो इसीलिए जो SN1 रिएक्शन होती है, राइट, सॉरी SN2 रिएक्शन होती है, 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक ही स्टेप में काम कर जाते हैं, और उन दोनों की जो, क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि रेट कितनी तेजी से, रिएक्शन की रेट कितनी तेजी से, कितनी तेज रहेगी। राइट। तो इसलिए होता है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K2, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे बताओ, इतनी की बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लिखते चलना, लिखते चलना, ज्यादा कोई यस ऐसा सर। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो याद रखना हमेशा कि जो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं जिस स्टेप को, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी के ऊपर लगभग डिपेंड करती है कि रिएक्शन की रेट है। याद रखना एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर जनरल रूल हम यही लगा लेते हैं। फिर आता है यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप रिएक्शन, राइट। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हम देखेंगे कि एक स्टेप होता है बिल्कुल स्लो और दूसरा होता है फास्ट, राइट। जैसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे दिखा है कि डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, राइट। एक आर और आर ग्रुप के साथ में कोई एल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और वो क्या करेगा, बिल्कुल धीरे 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 थोड़ा सा टाइम लेगा और उससे हट जाएगा। लाइक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो उसको लेके चला जाएगा। ठीक। अब क्या बना, हमारे पास रिजल्ट में आया 2 आयन आए हैं, एक आया है केटायन और एक आया एनायन, राइट। अब एनायन और केटायन दोनों आ चुके हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और उस कैटायन पे बहुत जल्दी से अटैक कर देगा, राइट, और फिर हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये है जनरल वे इसको शो करने का। अब हम देखते हैं कि, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से स्लो स्टेप कौन सा है, स्टेप 1 या स्टेप 2? स्टेप स्टेप 1। 1। स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 सबने बताया, वेरी गुड। स्लो स्टेप स्टेप 1 है। तो आपको क्या लगता है कि रिएक्शन पे किसका प्रभाव रहेगा, RL का या फिर सभी का? सभी का सर। सभी का क्यों? सर। क्यों बताइए क्यों?
केमिस्ट्री इसीलिए हार्ड है क्योंकि हमें यहाँ पे रीजन देने पड़ते हैं हर चीज का। फैक्ट पे बात सर करेंगे। सर पार्टिसिपेट तो दोनों मॉलिक्यूल कर रहे हैं ना, तो दोनों का ही इफेक्ट होगा। मैंने कहा कि एक स्टेप इतना फास्ट हो रहा है कि मैं उसको मेजर ही नहीं कर सकता, तो उसका क्या क्या इफेक्ट रहेगा तो उसका, फर्स्ट बताइए। सर मॉलिक्यूल बनने फर्स्ट के वाइब बाद सर होगा सर। केमिकल इफेक्ट चेंज हो जाएगा ना सर? क्या हो जाएगा? सर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी ना, तो सर इफेक्ट तो उसमें शो होगा ना। समझ नहीं रहे आप। मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन की रेट पे कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, उस पे किसका इफेक्ट रहेगा? न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? बात ये है। सर नहीं रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर वो इतना फास्ट हो रही है कि सर हमें पता भी नहीं चलेगा सर, हम मेजर नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली मैंने यही चीज ऊपर बताई है कि जब चीजें फास्ट होती है तो हमको पता ही नहीं है कि जो है कि उसका इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। कभी कभी क्या होता है कि हम रिएक्शन करते हैं, आपने जिसने भी प्रैक्टिकल किया होगा कभी कभी बोल लेते हैं कि आप कोई रिएक्शन में बोलते हैं कि इतना पानी ले लो या इतना पानी ले लो। अब हम ऐसा नहीं है, हम इतने इतने एक्यूरेट हम नहीं हो सकते कि हम सिर्फ उतना ही पानी उसके अंदर हम डालें, राइट। हम उसको थोड़ा रफली मेजर करके डाल देते हैं। तो हम क्यों डाल देते हैं थोड़ा सा कम या ज्यादा? कब चलता है? तब चलता है जब उसकी कंसेंट्रेशन का, उसकी अमाउंट का या उसकी मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रिएक्शन के ऊपर, राइट। ओके। अब हम इसमें देखेंगे जो चीज जो स्टेप स्लो है, ठीक है, जो स्टेप स्लो हो रहा है उसका तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ये स्टेप बिल्कुल स्लो हो रहा है, और इसमें हमें दिख रहा है हाँ ये इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसकी वजह से स्टेप हो रहा है। तो हाँ अगर ये कम ज्यादा होगा तो हाँ इसकी वजह से जो है जो स्पीड है रिएक्शन की वो थोड़ी सी वेरी करेगी, वो थोड़ी सी बदलेगी, राइट। दूसरा स्टेप हम देखते हैं जब क्या होता है, कैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और वो इतनी स्पीड से अटैक कर रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है, राइट। जब हमको पता नहीं चल रहा तो हमको पता नहीं है कि किस न्यूक्लियोफाइल ने, कितने न्यूक्लियोफाइल ने कब अटैक किया। हमें बस ये दिख रहा है एकदम से प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। ठीक, तो इन दोनों चीजों में बस यही फर्क है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम एक स्टेप जो है स्लो होता है उसको बोलते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लाइक उसको हम समझ सकते हैं कि हाँ इसमें ये हो रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है, बिल्कुल आराम से हो रहा है, उसमें हम समझ सकते हैं कि हाँ उसको बोलते हैं रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, राइट, इसमें है पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट को देखना है, प्रोडक्ट को मत देखिए अभी, राइट। प्रोडक्ट मतलब कि रिएक्शन खत्म हो चुकी है अब, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे? RL है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो देखो किस पे डिपेंड कर रही है, किसकी कंसेंट्रेशन पे कर रही है? RL, ठीक है। वहां पे स्टेप के अंदर पहले में स्टेप के अंदर दोनों इन्वॉल्व थे, देखो Cl भी और न्यूक्लियोफाइल भी, राइट। वो RDS था रेट डिटरमाइनिंग, क्योंकि एक ही स्टेप है हमारे पास, दो तो है नहीं, तो वही होगा। जब एक ही स्टेप में दोनों इन्वॉल्व हो गए तो दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट, जो रेट होगी रिएक्शन की, वो डिपेंड करेगी, राइट। तो ये हमारा कौन सा होगा? ये हो गया SN2। टू का मतलब दो मॉलिक्यूल है, राइट। जब दो मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन करेंगे तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे SN2। जब एक मॉलिक्यूल होगा एक स्टेप के अंदर, यानी कि जब दो स्टेप में रिएक्शन होगी और एक मॉलिक्यूल ही सिर्फ RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप है, उसमें होगा, तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे जो है डिपेंड करेगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो इसे बोलते हैं SN1। कंफ्यूजन है किसी को? बताए। नो सर। मोटा मोटा समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर की आवाजें आ जाती हैं, फिर बाद में बोल देते हैं सॉरी सर हमने होमवर्क नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा है? वी हैव ट्रू SN2 बट नो प्योर SN1 रिएक्शन। SN1 reaction becomes complicated as reaction proceeds. Kinetics can't alone define
SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और जैसे बताया कि SN2 रिएक्शन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। SN2 में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। यस सर। ठीक है, 2 का मतलब मॉलिक्यूल। जब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और एक साथ हम एक ही बार में रिएक्शन कर देंगे तो एक स्टेप में काम हो जाएगा। जब एक स्टेप में काम होता है तो हमको लगता है कि हाँ, एक स्टेप में अगर सारी चीजें हो रही है तो हम उस स्टेप को ही हम स्टडी कर लेते हैं। हो सकता है तो कर लेते हैं, नहीं हो पाता है तो हम कुछ हम तुक्के लगाना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा, नहीं ऐसा हुआ होगा, राइट। तो अब एक स्टेप है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है, एक ही स्टेप में तो हो रहा है, एक काम करते हैं, पहले ए लिया और हमने बी लिया, उससे सी बन रहा है। तो पहली बार में हमने एक एक किलो तो नहीं लेते, बहुत ज्यादा हो जाता है, 1-1 ग्राम हमने लिया, राइट। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ए को 1 ग्राम लेते हैं लेकिन बी को हाफ कर देते हैं, 0.5 ग्राम, राइट। अब रिएक्शन करके देखते हैं कि वो कितनी तेजी से हो रही है। अगली बारी में हम ए को हाफ कर देंगे और बी को 1 कर देंगे। इस तरीके से वेरी करके देख लेते हैं, अगर कुछ चेंज आ रहा है तो उससे हमें पता चल जाता है, राइट। तो इसको हम देख सकते हैं, हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ओके ओके। तो हम बोल सकते हैं SN2 रिएक्शन हमारे पास ट्रू है, कि हाँ उसको हम सीधा सीधा स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक ही स्टेप में हो रहा है तो स्टेप को अलग अलग तरीके से करके देख लो, राइट। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। कोई अलग लैंग्वेज तो नहीं बोल रहा? मेरे हिसाब से हिंदी है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बिल्कुल हिंदी है, प्योर हिंदी है। और स्टेप की हिंदी मुझे नहीं पता, ठीक। तो अब SN1 जैसे मैंने, हाँ जो भी है, ठीक। तो स्टेप इतनी इंग्लिश सबको आती है कि स्टेप का मतलब पता होता है, राइट। SN1 अब 1 है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, राइट। इसमें एक एग्जांपल था, ये देखिए, आप इस रेट को देखिए, एग्जांपल को छोड़िए, रेट को देखिए। रेट देखिए कैसी है, K1K2 ब्रैकेट में PH2CCl, फिर H2O की कंसंट्रेशन अपॉन K2H2O प्लस में K-1, फिर Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। देखो कितना कितना कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई। जब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है ना तो हमको जल्दी से पता नहीं चलता कि क्या हो क्या रहा है। तो इसलिए बोल देते हैं SN1 रिएक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ये प्योर रिएक्शन नहीं होती, किसी ना किसी चीज का इफेक्ट इसके ऊपर हो जाता है। फिर आता है एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर क्या होता है बताना जरा। एस कैरेक्टर सर, जो सर रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। ओके, नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। बताया था आपको। एस ऑर्बिटल कहाँ होता है बताना जरा। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के कितने पास है? एग्जैक्टली, एस ऑर्बिटल सॉरी, एस इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ। तो एस ऑर्बिटल या एस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, राइट। तो अब हम एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एस कैरेक्टर को ऐसे मतलब इंडिकेट करने के लिए बोला कि इसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा है, राइट। इसको थोड़ा सा मैथ्स के टर्म में समझने के लिए ये बताइए कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना हुआ, 50% हुआ sp में, यस सर। क्योंकि p है, एक p है और एक s है, तो 50-50 हो गया दोनों का, राइट। sp2 में कितना हो गया, sp2 में लगभग 33% हो गया, 33% हो गया, 33.33। हाँ जो भी है। तो एक हो गया s, एक हो गया p, दूसरा हो गया p, राइट। तो 3 हो गए, तो उसको 100 से आप डिवाइड करते चलिए। फिर है sp3। sp3 में s का करेक्टर कितना हो गया, 25%। 25%, ठीक है। तो हम देख रहे कैसे s करेक्टर कम होता जा रहा है, राइट। तो इससे भी ना बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। हम इसको जनरली सिर्फ वो बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्डिंग होगा, बस ये करके ठीक है, बस हो गया खत्म, ठीक। हम इतना करते हैं, लेकिन असली चीजें वहां से शुरू होती है जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है,
जब एस करेक्टर होता है यानी कि 50% तक हम मान ले या इतना ही मान लेते हैं एसपी, कुछ ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे हम 4 बॉन्ड या 5 बॉन्ड बना ले। ठीक, तो एस करेक्टर है, कुछ होगा मैक्सिमम 50% अभी मान लेते हैं, ज्यादा भी होता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वो अभी हम कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक, तो एस करेक्टर है, एस करेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस के पास है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं देगा? सर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सही बता रहे हो, गलत नहीं बताया? सर बिकॉज न्यूक्लियस उसको जाने नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, पकड़ के रखेंगे। सिंपल, सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, राइट। एस कैरेक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास होते हैं, राइट। अब न्यूक्लियस के जितना पास होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्शन होगा, तो उसको वो बाहर जाने नहीं देगा जल्दी से। ये क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक, अब एक एस कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, जाने नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने पास रखेगा तो तुम्हें क्या लगता है उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, जब भी नेगेटिव चार्ज होगा। बताइए। तो न्यूट्रल होगा उसमें। न्यूट्रल रहेगा, ओके, वेरी गुड। क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास रखे हुए, अब सोचो खुद के इलेक्ट्रॉन है अपने पास रखे हुए हैं तो न्यूट्रल रहेगा, ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब उसका एस कैरेक्टर बढ़ गया उस कार्बन का, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखे, किसी और को नहीं दिए, राइट। जब उसने किसी और को इलेक्ट्रॉन या उसकी तरफ नहीं फेंके इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। जब पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर नहीं आया, क्या तुम्हें लगता है कि न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करना चाहेगा? बताइए, सिंपल चीज है। उसको न्यूक्लियस चाहिए ना, नो सर। नहीं करेगा वो अटैक, राइट। वो मतलब उसकी मजबूरी हो सकती है कि आप ना मानो, आप रिएक्शन करवा के ही मानो, आप एनर्जी बढ़ा दो, आप कैटलिस्ट डाल दो, या आप ये कर दो वो कर दो, कुछ भी हो सकता है, राइट। वो अलग एक डोमेन है, बट अभी क्या है, अभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना कम है कि वो रिएक्शन, अब वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है ही नहीं, ये समझ लो। होगा भी तो नेग्लिजिबल, कभी थोड़े टाइम के लिए, तो उस टाइम पे वो जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो रिएक्शन होगी? नहीं होगी। नहीं होगी सर। नो सर। ठीक है, अब ये नीचे केस देखो। पहले केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने कहाँ पे क्लोरीन का आइटम लगाया है CH2 के पास में, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. sp3 है, यानी 25% जो है उसके पास में एस कैरेक्टर है। दूसरे केस में चलते हैं, वहां पे न्यूक्लियोफाइल आया, 25% है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कर लेगा अटैक, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी ज्यादा अंदर नहीं है, थोड़े से हैं पर ज्यादा नहीं है, इतना तो चलता है, इतना तो लगभग सभी होते हैं, sp3 लगभग सभी होते हैं। तो उसके बाद में सेकंड केस पे देखेंगे, डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। जब डबल बॉन्ड हमने लगा दिया कार्बन के ऊपर, तो क्या हुआ, क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 के केस में उसके अंदर कितना कितना एस कैरेक्टर आ गया, 33.33%। तो एस कैरेक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार रहेगा या नहीं देने के लिए तैयार रहेगा? देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा नहीं सर। देगा। अब इलेक्ट्रॉन टाइट होते जा रहे हैं, याद रखना, जितने एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे इलेक्ट्रॉन उसके पास में टाइट रहेंगे। अब न्यूक्लियस सोच रहा है, और न्यूक्लियोफाइल सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये अंदर लेके चला गया अपने पास में, अपने घर के अंदर, अब बालकनी में रख के बैठ गया। अब वो सोच रहा है घर के अंदर घुसूं या ना घुसूं, अटैक तो करना है इसके ऊपर। ठीक है, मुश्किल होता है जब कोई अपनी बालकनी में खड़ा होता है ना, अपनी गली में, तो उस पर अटैक करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, थर्ड स्टेप में क्या होगा, SP। अब 50%, अब वो घर के अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर दिया, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर पाएगा?
नो सर। आप किसी को मारने के लिए जाओगे, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है, सिर्फ सोचना है, एक्शन में नहीं लेना है। जब वो अपने घर के अंदर घुस जाएगा, दरवाजा लगा लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। देन ये समझ लो आप न्यूक्लियोफाइल है और वो क्या है, वो कार्बन है। अब उसके ऊपर कोई अटैक होगा ही नहीं। जब अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो दैट्स वाई एस कैरेक्टर से क्या होगा, SN2 रिएक्शन कम होती जाती है। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी कम SN2 रिएक्शन। इतना क्लियर? यस सर। यस यस सर। तुम्हारी जो साइलेंस है वो ये बताती है कि तुम थोड़ी सी या तो चीजों को सोचते हो या तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो चीजों में। बात क्या है बताना जरा एक बार जरा। सर हाँ जी। सर बात सर एस कैरेक्टर सर इंक्रीज कैसे होता है सर? एस में एस ऑर्बिटल में सर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और सर जो बाद में जो बॉन्डिंग बनती है वो तो सर पी ऑर्बिटल की बनती है सर। डबल बॉन्ड होता है सर, साइड से ओवरलैप होता है सर। सर इसमें एस कैरेक्टर कहाँ से आ गया सर? ये आप एस कैरेक्टर को उससे मत देखिए कि कहाँ से बॉन्ड बन रहा है या कहाँ से नहीं बन रहा है। आप ये देखिए जब साइड से साइड वाइज वो ओवरलैपिंग कर रहा है, ऊपर से और नीचे से आप ओवरलैपिंग कर रहे हो, तो जो उसके पास में जो क्या बोलते हैं उसको, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक। इसको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं बता सकते कि कैसे होता है, ठीक। जनरली ये समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज हाइपोथेटिकली होती है। तो एस कैरेक्टर में इसमें बस इतना ही समझाते हैं कि जैसे जैसे जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है ऐसे होती है, sp3 से sp2, sp2 से sp, राइट। तो हम इसको जो है सिंपल कैलकुलेशन से करते हैं। उसमें क्या है कि एस कैरेक्टर, हाँ अब इसमें 50% हो गया, तो इसमें ना सिर्फ इसको ये बताते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक। इसका कोई अभी एक्सप्लेनेशन इन्होंने अच्छे से नहीं दिया है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों हो गई अगर इसने मल्टीपल बॉन्ड्स बना लिए तो। आप सोचो एक एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों हो जाएगी? सोचो डबल सोचो। बॉन्ड्स के कारण सर। ओके, और कुछ? एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। आप ये बताओ कि आपके पास में अगर एक हाथ हो तो आपकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? सर कम रहेगी सर 2 हाथ से। 3 हाथ हो तो ज्यादा हो जाएगी। वही केस है, ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। अब आप ये सोचोगे कि जिसने बॉन्ड बनाए हैं उसके पास भी तो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए ना, राइट। उसके भी तो 3 हाथ आ रहे हैं, यस सर। नाइट्रोजन के भी तो 3 हाथ आ रहे हैं। बट आप ये सोचो ना कि कार्बन कार्बन ना थोड़ा सा एक अजीब सा वो है एलिमेंट, जैसे मैंने बताया वो कैटिनेशन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो चारों को दे देगा या 4 ले लेगा, राइट। तो ये ना केमिकल एनवायरनमेंट पे काफी इफेक्ट करता है, राइट। किसके साथ आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो, राइट। तो इसमें ना बहुत सारी चीज इन्वॉल्व होती हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये बहुत ब्रॉड टॉपिक हो सकता है। और ये एक लैब, इसको आप लैब्स भी बोल सकते हो साइंस में, ठीक है। कुछ चीजों को अच्छे से बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि जनरल आइडिया इसका यही होता है कि ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बॉन्ड्स वगैरह की, एक से भले दो, दो से भले तीन, तो यही सब होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है अच्छे से होल्ड करना वो शुरू कर देता है कार्बन। थोड़ी सी पेक्युलियर इसकी कंडीशन प्रॉपर्टी है, राइट। बस आप अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना बहुत है, ठीक है। उसके बारे में जो भी होगा वो अलग से हम किसी दिन चर्चा कर सकते हैं, राइट। वो सर एक फिर, क्वेश्चन और। हाँ बोलिए। सर किसी और एटम में सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे? जैसे सर PCl5 है सर, इसमें सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन का रूल होता है ना सिंपल। अब आप हाइब्रिडाइजेशन को एक्चुअली में जो है ना डोमेन जो है कार्बन का ही है मैक्सिमम, राइट। और मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, आप देखते हो सेंट्रल PCl5 में क्या है, P है, राइट। यस सर। उसमें हम देखते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है कि उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, राइट। तो उस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, राइट। उसके फॉर्मूले के हिसाब से हम उसको डाल देते हैं उसमें,
राइट। बाकी हम उसको जब हाइब्रिडाइजेशन को अलग से करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या कोई और भी ऐसा चीज है जो उसको इफेक्ट करता है, राइट। उसको उसको अगर डीपली देखना है तो उसको टॉपिक को ही अलग से करना पड़ेगा। यस सर। समझ रहे हो? अभी सिर्फ फॉर्मूला है, सेंट्रल मेटल एटम को देखते हैं। आप ये सोचो PCl5 में क्लोरीन की क्या आप हाइब्रिडाइजेशन लगाओ? क्लोरीन है, एक बॉन्ड बनाना है, बना चुका। जरूरत है उसकी हाइब्रिडाइजेशन का? नहीं है जरूरत। H2SO4 में सर हो जाता है सर, उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है उसके साथ, इसके साथ सल्फर डबल और बॉन्ड आ जाता है। हाँ, और सल्फर और ऑक्सीजन में हम्म सर, तो उसमें भी सर देख सकते हैं ना सर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड हाँ, भी तो है, सिंगल बॉन्ड भी है। सल्फर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है कि नहीं? यस सर है। तो सेंट्रल मेटल एटम को यस ही सर। देखते हैं ज्यादा मैक्सिमम, कि आप ऑक्सीजन का नहीं, आप ऑक्सीजन के जल्दी से आप देख नहीं सकते। ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाता है, वो बना रहा है डबल बॉन्ड, वो अपना काम कर रहा है, राइट। उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप करके देखिए कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए हैं और लोन पेयर्स कितने होते हैं, राइट। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या है, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है बताना जरा, मुझे तो याद आ नहीं रहा इस टाइम, बताइए। पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही? प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड वाले सर, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर वो। हम्म खैर उसकी अभी डेप्थ में नहीं जाते हैं, राइट। वो थोड़ा सा फिर अलग अलग कंसेप्ट हो जाएगा, फिर अलग चीजें हैं, सब कुछ बताना पड़ता है फिर। तो अभी आपको क्या पूछना है? अभी आगे चले या फिर कुछ और बताना है या पूछना है? क्योंकि नहीं सर और कुछ हाइब्रिडाइजेशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट एक्चुअली, राइट। तो उसको अलग से पढ़ लेंगे। तो ऐसा करते हैं अगली क्लास में ना हाइब्रिडाइजेशन को ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी बच्चों के हाइब्रिडाइजेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपने पूछ लिया अभी, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन को एक बार यस कर सर। ही लेंगे। ओके, जरा मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए जरा। मैम ने सर हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करवाया है। हाँ, तो मैम ने, हाँ आपने बोला मैम ने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया है। आपने क्या पढ़ लिया हाइब्रिडाइजेशन में? फॉर्मूला उनकी बताइए मुझे हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, सर्च करके ही बता दो। तो आप क्या चाहते हो? हाइब्रिडाइजेशन मैम करा रहे तो मैं रहने देता हूँ, ठीक है, यही। सर H इज इक्वल टू 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। बी प्लस बॉन्डिंग प्लस पी, V पी क्या प्लस M एम, ओके, minus C plus K. पी प्लस P ए, is अच्छा। equal to number of electrons in valence shell. M is the number of non-valent atom. C is charge on cation. A is charge on anion. यस यस, वो मुझे पता है कि मैं ये पूछ रहा था, मैंने सोचा पी बोला आपने। तो एम No, होता है no. लोन पेयर, राइट। बी Yes होता है sir. बॉन्ड पेयर। Yes और sir. उसके बाद में एम, जो आपने जो क्या सी बताया था, वो होता है कि उस पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कितना है, राइट। Yes sir. फिर Yes sir. ए आपने बताया वो होता है, सॉरी, सी Anion. होता है पॉजिटिव चार्ज और ए होता है नेगेटिव चार्ज, हाँ. राइट। अब ऑक्सीजन को आप देखें, हम उन्होंने बोला H2SO4 में ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन एक सिंपल ऑक्सीजन लेते हैं जो डबल बॉन्डेड है, राइट। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पाई बॉन्ड को हम इसमें काउंट करते हैं क्या? यस सर, करते हैं पाई बॉन्ड को काउंट करना हाइब्रिडाइजेशन है? चाहिए। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, यस सर करते हैं ना। यस सर, पाई बॉन्ड करते हैं पक्का? सर। करते हैं तो काउंट करिए ऑक्सीजन का H2SO4 में कितने सर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होते हैं? 4 हो जाएंगे सर, डबल बॉन्ड के साथ। 2 तो लोन पेयर हो गए इसके, राइट। यस सर। चार्ज इस पे है नहीं, तो सी को और ए को आप हटा दो। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 4। 4, वो 4 और 4 8, 2 से डिवाइड करिए, 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली? यस
sp3 sp3 सिंपल। तो आपने क्वेश्चन किए थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के? हाइब्रिडाइजेशन के नहीं किए थे, जीओसी के किए थे। मैंने किए थे। कितने किए थे? हाँ, मैक्सिमम से 50 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के थे। हो गए थे सब? हाँ ये सर उसी हाइब्रिडाइजेशन से टाइप से ही आए थे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे, तो मैंने सॉल्यूशंस देखे थे इसके। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड तो वो डालेंगे ही, कि देखते हैं कि कुछ बच्चे एडवांस लेवल पे गए हैं कि नहीं गए, राइट। यस सर। हाँ, तो फिर वो अब उसमें सिंपल है कि ज्यादातर जो है उस पे ही फोकस रहता है, राइट। बाकी अदरवाइज हम देखते हैं ना, इसको हम उससे भी देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग से भी देख सकते हैं, किस हिसाब से वहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, राइट। फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चले जाते हैं उधर, मतलब अलग अलग उसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो उसकी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। अभी हम यहीं पे फोकस कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पे चले गए हम। एस कैरेक्टर आ गए समझ में? ठीक है। एबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगी या घटेगी इस कैरेक्टर से? हम्म घटेगी, डिक्रीज होगी सर। क्यों? तो सर जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे सर इंक्रीज। कैरेक्टर होते बोलिए। एक पर्सन बोलिए, दोनों दोनों बोलिए, एक एक करके बोलिए। अच्छा, मुझे डाउट है यहाँ पे, बताइए अब बोलिए। आप कुछ बोल रहे सर थे एस कोई? कैरेक्टर इंक्रीज होने सर एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है सर। फिर क्या होगा? सर वो स्टेबल नहीं रहेगा ना सर, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कोई से इलेक्ट्रॉन ले लेगा सर, कार्बोकैटायन सर, तो वो एनायनिक फॉर्म में रहने का सर कैपेबल हो जाता है। ओके। ये सर कैपेसिटी होती है ना सर, आपने भी एक बार बताया था सर, हम्म कैपेसिटी है उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, हम्म हम्म हम्म, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो सर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी सर, सी माइनस की बढ़ेगी, प्लस की घटेगी। ओके ओके। एक्चुअली में मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा। तो हाँ, मे बी ऐसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, तो ये बात मेरे दिमाग में थी। एंड सेकंड थिंग वाज दैट कि अगर एस करेक्टर है, एस करेक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी कटायन जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में कैपेबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अगर ले सकता है, तो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स अगर वो पा लेता है थोड़े बहुत, तो वो स्टेबल होना चाहिए। जस्ट अ रैंडम थॉट, बताइए। हम्म सर अगर बोल उसके सकते हैं। न्यूक्लियस के पास सर कैपेसिटी है तो सर वो स्टेबल होगा। राइट। क्योंकि मुझे अभी ये थॉट आया है, तो आई विल लुक इनटू दिस मैटर, राइट। बाकी जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, एस करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के बावजूद अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या होगा, टेंशन में आ जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो मैकेनिज्म ने हमने देखा था, पीछे देख लेते हैं, ये वाला स्टेप देखो। यहाँ पे एक और चीज हमको बात करनी थी, हमने की नहीं, राइट। तो जस्ट अ मिनट, मुझे आप 1 मिनट दीजिए।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. ओके, सॉरी वो कॉल आ गई थी बीच में एंड मुझे थोड़ा अटेंड करना पड़ गया।